दोस्तों आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि अगर आप रेलवे में जेई जूनियर इंजीनियर या फिर ये जो वैकेंसी आई है जिसमें डिपो मटेरियल इंचार्ज या फिर केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, तो इसमें डिटेल में मैं बात करूंगा कि आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि आप ये जो वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी 30 तारीख को, और वो उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है, इसी पर पूरा मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी जो है आउट हो गई है, हमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखने को मिली है। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया ये रोजगार समाचार हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो इसी में हमें जितनी भी सरकारी नौकरी है उसको हमें पेपर के रूप में देखने को मिलता है। तो इस पेपर की कटिंग को मैं यहाँ पहले लगा देता हूँ जिसको कि आप देख सकते हैं, और कि ये जो वैकेंसी है आउट हो गई है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्ट होगी, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, सिर्फ मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। तो ये जो वैकेंसी है रेलवे जेई 2024 बोल के है, और इसका जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है ये 3/2024 है। जैसे एएलपी का 1/2024 था, टेक्नीशियन का 2/2024 था। तो आपका जो जेई का जो वैकेंसी है इसमें 3/2024 ये इसका एम्प्लॉयमेंट जो है नोटिस का जो नंबर है, ठीक है। तो इसकी जो ओपनिंग डेट होगी, यानी जब हम कब से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, तो ये 30 जुलाई 2024 से अपने फॉर्म भर पाएंगे। आज 24 है, तो हमें ये ऑफिशियल वेबसाइट पर एक दिन पहले भी देखने को मिल सकती है और 30 तारीख को भी मिल सकती है, यानी 29 को भी देखने को मिल सकता है और 30 को भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसको 30 तारीख से अप्लाई कर पाएंगे। जिसकी लास्ट डेट कब होगी, ये होगा आपका 29 अगस्त 2024 होगी लास्ट डेट। इसी बीच में आपको अपने फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो है एज कितना होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें एज नहीं रहेगा कंफर्म तब तक हम उस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। ओवर एज नहीं होना चाहिए और अंडर एज नहीं होना चाहिए। तो आपकी एज कम से कम 18 साल के बीच में होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका जो एज है 36 ईयर्स यानी 36 साल होने चाहिए। नॉर्मली जो एज ये होता था 33 ईयर्स से देखने को मिलता था, लेकिन जैसा कि हमें हर एक नोटिफिकेशन में 2024 में 3 साल का जो हमें जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि 3 साल के एज के साथ में हमें 18 से 36 साल तक यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये एज रिलैक्सेशन है। अरे सॉरी, ये एज है किसके लिए, फॉर ऑल पोस्ट, यानी इस जो वैकेंसी में जितनी भी पोस्ट निकलेगी, चाहे जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे केमिकल सुपरवाइजर की हो, या फिर आपका डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का हो, चाहे केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट का हो, तो सबके लिए जो एज है अनरिजर्व के लिए 18 साल से 36 साल के लिए ये एज है। इसमें किसके किसके लिए छूट है, तो आप देख सकते हैं कि 5 साल SC ST के लिए है, जो कि ये रूल है। और ये सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसी है उसमें हमें 5 साल SC ST के लिए छूट मिलेगी। तो अगर आपकी एज 41 ईयर्स तक है और आप SC में या ST में आते हैं तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो आप इस फॉर्म को 3 साल की छूट के साथ में आप 39 ईयर्स तक अपने फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये हमारा जो एज हो गया ये क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं।
अब बात करेंगे कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है और कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो है पोस्ट टेक्निकल पोस्ट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका डिप्लोमा डिग्री या फिर आपका ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। इसमें आईटीआई बिल्कुल भी नहीं है। आईटीआई कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया है, यानी कि अगर आपने 2 साल का आईटीआई किया, उसके बाद आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो सीरियल नंबर से मैंने, चूंकि आप पेपर जब देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट दिखा रहा है, लेवल 7 लेवल 6 का, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के अनुसार इन पोस्ट को डिवाइड करके 4 भागों में बांट दिया है उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे, तो आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो पहला मैंने लिखा है, ये पहला है केमिकल सुपरवाइजर या फिर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर या ऑब्लिक रिसर्च। ठीक, तो ये पोस्ट लेवल 7 का है, ध्यान रखना। ये जो लेवल 7 की पोस्ट है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है रेलवे में। लगभग इसकी जो सैलरी जाती है 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी जाती है। तो ध्यान रखना कि ये अच्छी खासी पोस्ट है। अच्छा, इसमें वैकेंसी कितना है वो देखते हैं। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ आरआरबी गोरखपुर में देखने को मिलेगी। तो जब आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 17 वैकेंसी मिलेगी। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक राजा की नौकरी है। कहां वैकेंसी है? आरडीएसओ में है, यानी कि रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो जहां पे हमें जो रेलवे के जितने भी स्पीड कॉशन ऑर्डर या फिर रेलवे का जो ट्रायल होता है, बहुत सारी चीजें वहां से पहले अप्रूव्ड होती है, तब जाकर के रेलवे में इंप्लीमेंट होता है। तो वहां की जो नौकरी है वो राजा की नौकरी है। अगर आप ये पोस्ट चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए ये देख लीजिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। बीटेक या फिर आप एमटेक किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा आपने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप बीटेक या एमटेक या नहीं है तो इसके साथ में अगर आपने एमएससी किया हुआ है, अगर आपने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से या फिर आपने अप्लाइड केमिस्ट्री से एमएससी किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर की पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे पोस्ट पे, जहां पे हमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। और ये सिर्फ गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर में आरडीएसओ की वैकेंसी नहीं है, पूरे के पूरे इंडियन रेलवे में ये वैकेंसी हमें सारे जोन में देखने को मिलने वाली है। और इसकी अच्छी खासी वैकेंसी है 7,934 और ये 17, ये टोटल मिला के हमें 7,951 वैकेंसी हो जाती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो इसमें जो हम जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं, सबसे पहले हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो ये लेवल 6 की वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी तो यही है, क्योंकि 7,934 वैकेंसी है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का डिप्लोमा, जिसको हम पॉलीटेक्निक भी बोलते हैं, तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपीयरिंग है, यानी कि आपका रिजल्ट इस डेट तक नहीं आया है, ये लास्ट डेट है, सॉरी ये 29 अगस्त 2024 है, इस डेट तक आपके पास जो है रिजल्ट
आ जाने चाहिए। अगर आपका इस डेट में रिजल्ट है तभी आप ये फॉर्म को सारे भर पाएंगे, अपीयरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है या फिर आपने 4 साल की डिग्री यानी इंजीनियरिंग डिग्री बी टेक किया हुआ है तो आप इस जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच है वो देख लीजिए। तो इसमें जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इसके अलावा अगर आपने बीएससी किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन बीएससी आपने कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, सिविल से किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बीसीए किया है यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा पीडीसीए यानी प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जूनियर इंजीनियर का जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है आपके जो क्वालिफिकेशंस के आधार पे ढेर सारे पोस्ट देखने को मिलेगी। जैसे हमें आप मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो जैसे बता दो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत जगह है, जैसे लोकोमोटिव के शेड है या फिर आपको ट्रैक मशीन में भी रहेगा। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको प्राथमिकता देनी होगी, जो है प्रेफरेंसेस देना होगा कि हमें किस पोस्ट पे जाना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको उसी समय डिसाइड कर लेना है और आपके जैसे जैसे मेरिट रहेगी उसी बेस पर आपको दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपको जो है रेलवे के जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है उसमें भी दे दिया जाएगा। चाहे वो आपका ट्रेन जब चलती है तो आपने ओएचई देखा होगा तो उसमें दे देगा, नहीं तो आपको किसी लोकोमोटिव के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के शेड में दे देगा, नहीं तो आपको जो है रेलवे के जितने भी ऑफिस या फिर रेलवे के क्वार्टर्स है वहां पे वायरिंग के जो काम होते हैं उनके आपके जूनियर इंजीनियर बनाए जाएंगे। तो ये हमें इलेक्ट्रिकल के हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप देख सकते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो आप एसएनटी डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है उसमें भी जाते हैं। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो भी एसएनटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जो कि आप देखेंगे कि 12th बेस पर के टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले अप्लाई किए हैं तो उनके ये लोग जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिविल से डिप्लोमा किया है तो ये बहुत बड़ा चांस है कि ज़्यादातर सिविल डिप्लोमा बीटेक वालों को यहाँ एएलपी टेक्नीशियन में कोई बेनिफिट तो नहीं मिलता है, लेकिन जूनियर इंजीनियर में उनको बहुत सारी जगह मिलेगी। जैसे ट्रैक पर जितने भी पीवे के इंजीनियर्स हैं, परमानेंट वे के जो सुपरवाइज़र हैं वो होते हैं। इसके अलावा ब्रिज पर जितने भी इंजीनियर हैं वो सिविल के रहते हैं। इसके अलावा वर्क्स बोल के वैकेंसी आती है तो आपको अपने जो है इच्छा अनुसार चुन लेना है कि हमें कहाँ जो है अप्लाई करना चाहिए जहां मुझे फायदा हो। तो आपके सिविल की भी वैकेंसी है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की भी वैकेंसी है। इसके अलावा आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के किया है तो भी आपके जो है एसएनटी डिपार्टमेंट में इनको दिया जाता है, कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों को और पीडीसीए वालों को। ठीक है, तो ये डिटेल क्वालिफिकेशन हमारी किसकी हो गई, जूनियर इंजीनियर की। अब बात करते हैं कि अगर आप डिपो मटेरियल या डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि ये लेवल 6 की वैकेंसी आती है और इसी 7934 में से कुछ पोस्ट आपकी होगी, जिसमें कि आपने अगर यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन शायद इसका नहीं लिखा तो मैं बता दूं कि डिप्लोमा आर बीटेक इन एनी ब्रांच
ध्यान से सुन लेना, हो सकता है कि मैंने यहाँ ठीक से लिखा नहीं, लेकिन अगर आप इस पोस्ट को जाना चाहते हैं जिसको बोलते हैं DMS यानी डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट लेवल 6 की वैकेंसी है। तो अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा या फिर डिग्री यानी पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक किसी भी ब्रांच में किया है तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल वाले या इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, लेकिन इसके अलावा आपने जो है लेदर टेक्नोलॉजी से भी किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा डिग्री मांगा है, इसमें किसी भी प्रकार के ब्रांच का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा तीसरा। अब हम आते हैं अपने चौथे पोस्ट पर, जो कि ये है केमिकल एंड मेटलॉजिकल असिस्टेंट यानी लेवल 6 की वैकेंसी है और इसी में से आपकी पोस्ट रहेगी 7,934। इसमें ही से ही कुछ पोस्ट आपको मिलेगी। ये 7,934 जो पोस्ट देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ये जेई की वैकेंसी है, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल वालों की है, ध्यान रखना। और ये जो नीचे वाली वैकेंसी है इसमें से जो पोस्ट है कुछ पोस्ट निकल जाएगी किसकी, CMA की। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए, क्यों ये जो क्वालिफिकेशन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप समझ जाएंगे तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है यानी BSc किया है और विथ केमिस्ट्री यानी कि आपका 3 साल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। इसके ऐसा नहीं कि आपका जो है फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री था, फिर बाद में आपने सेकेंड ईयर में बदल दिया, थर्ड ईयर में बदल दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका 3 साल का जो BSc है तो केमिस्ट्री आपका इम्पॉर्टेंट रूप से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो ये एक डिटेल हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे था और आपको मैंने पूरी बातें बताने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास होकर के कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई करता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं, बाय बाय।